स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज की क्लास हो रही है? ठीक है, इकोनॉमिक्स। ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये एक एंशिएंट वर्ड से बना है जो कि था ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो एक ओइकोनोमिया वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एंड आप आने वाले लेक्चर्स में या इनफैक्ट 5 मिनट में समझ जाइएगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्यों इसको कहा गया इकोनॉमिक्स बनने से पहले, ठीक है। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करें हम लोग, तो इसका इकोनॉमिक्स का जब फॉर्मल स्टार्टिंग हो गया था आपको 4000 बीसी में, जब ब्रोंज एज चल रहा था। तो जो एंशियंट ग्रीक्स होते थे वो क्या करते थे, एक सिस्टम ऑफ रिटेन अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। तो उससे होता क्या था कि मैंने किससे सामान लिया, किसको क्रेडिट दिया, किससे उधार लिया, किसको दिया, ये सबका एक रिटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते थे। तो जिसके कारण एक इनफॉर्मल तरीका से इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग हो चुका था। तो इसी को हम लोग कहेंगे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एक मॉडर्न एरिया में कैसे डेवलप हुआ, अब वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले उसका ओरिजिन, वो क्यों नेसेसरी है, उसका यूजेस क्या है, ये जानना हम लोग का सबसे पहला काम है। क्योंकि बिना इसके जाने हम लोग कभी भी सब्जेक्ट को अच्छा समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। यहां तक सबने समझ लिया? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो एक इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम है एम के गांधी। इनका एक कोट है, द वर्ल्ड हैज इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट टू सेटिस्फाई वंस ग्रीड। मतलब इस संसार में इतना रिसोर्स है कि जितने भी लोग हैं उनकी आपूर्ति वो कर सकता है, बट किसी एक का भी वो लोभ की आपूर्ति नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में? तो इसी से पता चलता है इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड है, एंड जो ह्यूमन मतलब जो इंसान है उनकी टेंडेंसी है तो वर्ल्ड में रिसोर्सेज क्या है, लाउडली बोलिए, एंड नीड्स क्या है। तो क्या हो गया यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। एंड इसी कन्फ्लिक्ट को ब्रिज करने का काम क्या करेगा, आपका इकोनॉमिक्स। जिसका परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर किसी घर में 7 लोग हैं एंड 5 ही रोटी बनी, तो वो 7 लोग में कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कोई एक 5 रोटी 7 लोग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आ गया ना हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि जिसको ज्यादा भूख रहेगा उसको थोड़ा ज्यादा रोटी देंगे, जिसको नहीं भूख होगा उसको रोटी ही नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां से एक इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग एंड ओरिजिन हुआ, ठीक है। लाइक आप ही को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक वॉलेंटियर कोई खड़े हो जाए, सॉरी, आप मैम खड़ी हो जाइए। लाइक आप अपना नाम बता दीजिए क्लास को, ठीक है रिमझिम जी। ये बताइए, मैं आपको दे रहा हूं 1 दिन का मौका, आप फ्लिपकार्ट पे अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकती है। आप बताइए क्या क्या खरीदिएगा, अनलिमिटेड क्या? हाँ, चलिए ब्लूटूथ खरीदिएगा और लैपटॉप लीजिएगा और फोन, ठीक है। आप बताइए आप क्या खरीदिएगा मिस्टर युवराज? ओके, ठीक है,
ठीक है, अब एक ट्विस्ट देता हूं, दोनों के पास अब 100 ही रुपया है, अब बताइए अब क्या खरीदिएगा। ठीक है, जो 100 रुपीज के अंदर आ जाए, जो नीड हो वो। ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जो नीड्स है उनकी जरूरतों को हम लोग इकोनॉमिक्स से पूरा करेंगे, एंड जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको अनलिमिटेड में चेंज करेंगे। यही काम होता है इकोनॉमिक्स का। तो ये था इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब देखेंगे इसका ओरिजिन हुआ कैसे। ठीक है, तो 17 टू 18 सेंचुरी में एक स्कॉटिक फिलोसोफर थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने देखा कि अगल बगल चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, उनके चारों तरफ की जितने भी इकोनॉमीज थी वो इस तरीके से ग्रो हो गई कि सब लोग के पास पैसा आ चुका था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा 1776 में जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने पहली बार इकोनॉमी टर्म का यूज किया। यही वो बुक था जिसमें पहली बार इकोनॉमी टर्म यूज हुई। तो ये बुक जो था ये काफी अच्छा तरीका से रीच पहुंचा, एंड इससे प्रभावित होके तीन लोगों ने 3 किताबें लिखी, एंड वो तीनों का नाम था, एक का नाम था मार्शल, दूसरे का नाम था रॉबिन्स, एंड तीसरे का नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स। आ रहा है समझ में यहां तक? तो जब पहला बार इन्होंने इकोनॉमी टर्म दे दिया इस बुक के अंदर, जो ये पूछा जाता है ये बुक किसने लिखा, तो एडम स्मिथ, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इनकी बुक को पढ़ के 3 लोगों ने अपना एक बुक लिखा। मार्शल ने क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी बुक का नाम। रॉबिन्स ने लिखा सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इनकी बुक का नाम है। एंड मार्क्स ने लिखा दास कैपिटल। ठीक है, तो इन्होंने अपने बुक के में बताया ह्यूमन बिहेवियर को, कि ह्यूमन बिहेवियर का नीड्स एंड वांट्स क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया वेलफेयर को, कि सारी संपत्ति काफी कम लोगों के हाथ में नहीं आनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर तबके के सोसाइटी को, हर लोगों में। ठीक है, एंड रॉबिन्स ने डिफाइन कर दिया इकोनॉमिक्स, जहां से आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। आया समझ में सबको? नहीं आया तो फिर समझाऊंगा। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन। ये हालांकि फाउंडेशन में ही पढ़ाया जाता है इतना सारा चीज, जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इकोनॉमिक्स हमने देख लिया इसका ओरिजिन, अब देखेंगे इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज, तो जो माइक्रो इकोनॉमी है ये किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, लाइक मैं आपका अगर पूछ रहा हूं कि आपका डिमांड क्या है, तो ये माइक्रो इकोनॉमी है। अगर मैं पूछ रहा हूं पूरे क्लास का डिमांड क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, लाउडली, मैक्रो इकोनॉमी। अगर मैं पूछूंगा इस इंस्टीट्यूट का डिमांड है, तो ये होगा माइक्रो इकोनॉमी। अगर मैं पूछूंगा ये पटना में सारे इंस्टीट्यूट का क्या डिमांड है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल
डिमांड पे या बिहेवियर पे, एंड ये बिलीव करता है एग्रीगेट बिहेवियर। ठीक है, अब आता है इसका प्रिंसिपल क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी का अंतर क्या होता है। एक टर्म है सिट्रस पैरिबस, सिट्रस पैरिबस, इसका मतलब होता है, कोई जानता है इसका मतलब, ऑल थिंग्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, सिट्रस पैरिबस मतलब होता है बाकी सब चीज अगर हम लोग साइड पे रख दे तो, लाइक एक फॉर्मूला इकोनॉमी का, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो इसमें आए ये अप्लाई कर देंगे सिट्रस पैरिबस। इसमें हम बाकी चीजों नहीं देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्यों कम हो रहा है, इनकम क्या है कस्टमर का, ठीक है, सोसाइटी में रेट क्या चल रहा है कोई भी चीज का, वो कैसा गुड है, लग्जरियस गुड है या इंफीरियर गुड्स है। तो बाकी सारे चीजें साइड करके बस हम कह देंगे प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। बट अगर मैक्रो में आएंगे तो इसमें सारा फैक्टर्स वो लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कब डिपेंड करेगा, हम लोग इसमें क्लाइमेट फैक्टर भी देखेंगे, इनकम फैक्टर भी देखेंगे, एक्सपेंडिचर फैक्टर भी देखेंगे, गुड्स का टाइप भी देखेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी का। एंड अगर मैं बताऊं कि अगर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए एंड ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। इट इज फॉर प्री एंड इट इज फॉर मेंस। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमी है वो सिर्फ बात करता है प्राइस डिटर्मिनेशन की, और जो माइक्रो इकोनॉमी है ये बात करता है इंप्लॉयमेंट जनरेशन की। अब समझे मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो उधर ही बताइए, दोबारा बताऊंगा। आ रहा है सबको, आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा माइक्रो और मैक्रो में अंतर। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, सोसाइटी will allocate resources according to their wants and needs। इकोनॉमिक्स ये होता है कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या सोसाइटी कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना होगा थ्योरीज, ठीक है, कि रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज करेंगे, किस लेवल पे यूटिलाइज करेंगे कि हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये होता है इकोनॉमिक्स। एंड आप लोग को क्या पढ़ना है, इकोनॉमी। उसमें होता है आपको इकोनॉमी मींस स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अरे यार, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन सोसाइटी। किसी सोसाइटी में कैसे कोई रिसोर्स प्रोड्यूस हो, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो एंड कैसे कंज्यूम हो, ये है इकोनॉमी, जो कि हम लोग को पढ़ना है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो कोई भी जो इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जो हम लोग आने वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे वो इकोनॉमी के 3 फॉर्मूला पे बेस होगा। यही 3 फॉर्मूला पूरा क्लास डिराइव करेगा, यही 3 फॉर्मूला पूरा इकोनॉमी का बुक डिराइव करता है, और यही 3 फॉर्मूला जो है आपका सिलेक्शन भी डिराइव करेगा इकोनॉमिक्स में। आइए देखते हैं वो तीनों फॉर्मूला क्या है।
इसको कहा जाता है 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी या सोसाइटी। कोई बता सकता है ये तीनों प्रॉब्लम क्या क्या है? एनीवन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑनर्स? नो वन? कोई? चलिए ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, गुड। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, लाउडली बोलिए, लाउडली। एंड थर्ड वन इज बाय whom, गुड। कहां पढ़ा आपने? ओके चलिए, कोई तो बिना गेस्ट पेपर का पास हुआ ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, मतलब किसी चीज को कैसे प्रोड्यूस करे, क्यों प्रोड्यूस करे एंड किसके लिए प्रोड्यूस करे। आप ही सोचिए, एग्रीकल्चर में किसी भी सीरियल को कैसे उसको उगाया जाए, किसके लिए उपज किया जाए एंड कैसे उपज किया जाए। ठीक है, यही तीनों फॉर्मूला से पूरा इकोनॉमिक्स आपका बनेगा। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे का लेक्चर्स देखते हैं कैसे आपका लेक्चर्स होगा। ये है आपका सिलेबस एंड आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, कहा इधर। तो देखिए, ये हीट मैप आपके सामने है, पाई चार्ट दिया, सबने किया ना, ये पाई चार्ट है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहां से आ रहे हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। और जूम कर दूं? ना ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रही है वो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कितना 21.2%। उसके बाद जो सबसे बड़ा आ रहा है सवाल, वो 3 सेक्टर से, बिहार इकोनॉमी चैलेंजेस, इंडियन इकोनॉमी सेक्टर एंड पॉलिसीज एंड डेमोग्राफिक्स अर्बनाइजेशन, ये पॉपुलेशन का आ गया। ठीक है, उसके बाद कोई आता है तो पॉवर्टी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एग्रीकल्चर। तो ये जो मेजर मिसकंसेप्शन है कि एग्रीकल्चर से मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप देखिएगा वो गलत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फ्यूचर में आपको भी ऑफिसर बनना है ना, आपको भी प्लानिंग करना है, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिना लड़ाई में, कभी किसी लड़ाई में जाइएगा तो बिना प्लानिंग के कभी नहीं जाइएगा। तो ये होना चाहिए आपका प्लानिंग। सबसे पहले अपने दुश्मन को आप देखिए कि वो कितना स्ट्रांग है, किस एरिया में स्ट्रांग है। तो ये हमने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रही इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से, एंड सबसे कम क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड जियोग्राफी से। फिर भी हम लोग जो जितना भी चैप्टर्स है, जितना भी टॉपिक्स है, सब पे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ क्लासेस एंड लेक्चर्स आपको देंगे। ठीक है, चलिए अब आया जाए कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लासेस जो होंगी आपकी, ओके, क्लासेज कैसे होंगी? तो क्लासेस डायरेक्ट ऐसे नहीं होंगी, लाइक कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो एक तो पढ़ाने का तरीका है ये, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, कॉज, प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये तरीका हुआ पढ़ाने का। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसका कॉज क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो अगर मैं इस तरीका से पढ़ाऊंगा, आप बिलीव करिए कुछ नहीं सीखिएगा, नोट्स भी नहीं रट पाइएगा। इसलिए इस तरीका से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये बताता हूं। लाइक अगर मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको इसके पूरे बैकग्राउंड का कहानी जानना होगा कि आखिर ये है क्या। लाइक अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये 1944 का बंगाल फेमाइन क्या था, जिसने 30 से 40 लाख इंडियंस की जान ले ली।
अंग्रेजों का ऐसा क्या पॉलिसीज था जो जब वो 1947 में भारत छोड़ के गए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आपका ग्रोथ रेट था वो 0% था। 1947 में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 0% था। आप बिलीव नहीं करिएगा, 1950 में मात्र 3 करोड़ क्विंटल आपकी अनाज की उपज हुई भारत में, एंड भारत की पॉपुलेशन थी 35 करोड़। कैसे यहां भारत सरवाइव कर पाता? भारत के 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे आजादी के समय, एंड एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट था, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास कोई भी प्लान नहीं था एग्रीकल्चर को लेके। इसलिए 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कभी भी भूखे पेट से एक महान देश की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया था, कभी भी भूखे पेट से महान देश की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो सबसे पहला वेटेज किसको दिया गया? एग्रीकल्चर को। तो 1951 में सबसे पहला वेटेज दिया गया एग्रीकल्चर को, जहां पे ओनली 10% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, जहां पे मात्र एग्रीकल्चर इरिगेशन से ड्रेन होती थी, कैनाल सिस्टम, वेल सिस्टम, मात्र 10%। उसके बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो गवर्नमेंट ने डैम बनाए, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी, जिसके कारण जो ग्रोथ रेट था 0% से 3% हुआ। ये था पहला 5 ईयर प्लान का कमाल। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? इसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो ये देखा गया कि जो बाकी कंट्रियां थी उसमें बहुत तगड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे जा रहा था, चाइना आपका रैपिडली ग्रो कर रहा था। आप पे आ गया प्रेशर, आपको भी इंडस्ट्री बैठाना था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो आपका इंडस्ट्री पूरा खत्म कर चुका था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से वेटेज कहां शिफ्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर का क्या हुआ? तो एग्रीकल्चर का हुआ फिर शॉर्टेज, एंड उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी एग्रीकल्चर शॉर्टेज जितना अमाउंट होता था उतना हम लोग ने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। सब कुछ सही चल रहा था इसमें कि हो गया आपको 1962 में इंडिया चाइना वॉर, एंड इंडिया चाइना वॉर के 2 साल बाद पड़ गया फेमाइन, एंड इस कदर का फेमाइन पड़ा कि 1/3 जनता को, भारत के 1/3 जनता को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। इस तरीके की गरीबी छा गई थी, एंड ये भी ठीक चल रहा था। एंड 27 मई 1964 ये वो दिन था जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, एंड 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। एंड लाल बहादुर शास्त्री के सामने भी वही चैलेंजेस थी, एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये प्लानिंग कर ही रहे थे कि 1965 में पाक ने इंडिया पे अटैक कर दिया। अब शास्त्री के पास 2 चैलेंज, अब या तो आर्मी को देखे या तो एग्रीकल्चर को देखे। उन्होंने दोनों को देखना डिसाइड किया। तो सबसे पहले हमने पाक को रिटेलिएट किया, हमने पाक के 197 टैंक्स गिरा दिए, जिसमें कि 97 मेड इन यूएसए, जिसको पैटर्न टैंक्स कहा जाता है। जब हमने पाकिस्तान के 97 टैंक्स गिराए तो अमेरिका के राष्ट्रपति हिल्डन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कॉल किया एंड कहे कि अपने सिपाहियों को वापस खींच लो, वरना जो हम तुमको इंपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं ना, फूड ग्रेन्स जो अभी बताया था ना, वो हम लोग वापस खींच लेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के बाद सितंबर में सीज फायर हुआ, अमेरिका से धमकी मिली पर कुछ नहीं हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर वैसा ही पीछे रह गया। इसी के धमकी के बाद क्या हुआ, 1965 अक्टूबर में लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली के रामलीला मैदान से वो फेमस भाषण दिए एंड बोले जय जवान, एंड बोले भारत के लोगों से एक टाइम दी में फास्ट रखो, सप्ताह में एक बार फास्ट रखो, अपने पेट पे रस्सी बांध लो,
साग सब्जियां ज्यादा खा लो पर अपने देश को कभी किसी के सामने झुकने मत देना। ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एंड इसी के बाद एक दशक बाद हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये कहानी हम लोग जानेंगे क्लास में कि ये जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था उसका ये भूखमरी वाला हालत हुआ कैसे, एंड वो भूखमरी वाला हालत से सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का एक्सपोर्टर इंडिया बना कैसे। कैसे एक 1944 का डॉक्टर का स्टूडेंट MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बना। क्या था सी सुब्रमण्यम का वो 2 पॉइंट्स प्रोग्राम जिसने की ग्रीन रिवॉल्यूशन को रिवैम्प किया। क्या था स्वामीनाथन सुब्रमण्यम का वो प्रोग्राम जिसने नॉर्मन बॉर्लॉग को इंडिया लाया। क्या था वो सोनोरा 64 सीड्स, क्या था पुटिक 64 सीड्स जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक नया मकाम दिया। ये सारा कहानी हम लोग देखेंगे क्लास में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले। इसमें एक और कहानी है, क्या था वो लिंडन जॉनसन एंड इंदिरा गांधी का डांस स्कैंडल जिसने ये पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम जिसके तहत इंडिया यूएस से ग्रेन इंपोर्ट करता था उस पर ताला लगाया इंदिरा गांधी ने वो हटा दिया। ये था पूरा पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इसके आगे कहानी हम लोग जानेंगे क्लास में। जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे इसके बाद का कहानी जानेंगे कैसे कैसे नॉर्मन बॉर्लॉग इंडिया है, किस प्रकार की सीड्स आई, कैसे नॉर्थ में डेवलप हुआ साउथ में नहीं डेवलप हुआ। ये पूरा 1 घंटा का कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा एंड लिखवाऊंगा भी, ठीक है। एंड सेकेंड आता ये, एक तो ये मेथड हो गया जो मैं करवाऊंगा, एक आ गया केस स्टडी। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केस स्टडी। लाइक अगर मैं पॉवर्टी पढ़ा रहा हूं एंड पॉवर्टी का कोई भी आपको स्कीम्स बताऊंगा एंड आप वो एग्जाम में लिखेंगे तो वो उतना नंबर नहीं देगा जितना कि मैं आपको केस स्टडी से नंबर दिलवाऊंगा, क्योंकि केस स्टडी ऑलरेडी एग्जिस्टेड फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ये केस स्टडी है, इसका स्टडी किया जा रहा है। लाइक बांग्लादेश का ग्रेजुएशन मॉडल, नाम सुना है किसी ने? नाम सुना है किसी ने? इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। ओके, तो बांग्लादेश का ग्रेजुएशन मॉडल, ठीक है, हम लोग जानेंगे ये मॉडल क्या है जिससे कि पॉवर्टी एलिवेट होता है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल्स में लिखेंगे जब भी पॉवर्टी एलिवेशन का स्कीम्स लिखेंगे उससे पहले, एंड इससे इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा केस स्टडी पढ़ेंगे। एग्जांपल्स में हम लोग मैक्सिमम केस स्टडी डालेंगे, ठीक है, कि आपका जो कॉपी है वो दूसरों के कॉपी से अलग हो। अगर सेम ही चीज सबने लिखा तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज होता है स्ट्रक्चर। लाइक मैंने बताया था सबको जो भी समर्पण वाले स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री का आंसर पॉलिटी का आंसर कैसे डिफरेंट होता है। अब मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स का आंसर बाकियों से कैसे डिफरेंस होता है। लाइक एक रैंडम टॉपिक ले लेते हैं, चैलेंजेस, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा चैलेंजेस ऑफ गिग इकोनॉमी, चलिए यही लेते हैं, चैलेंजेस ऑफ गिग इकोनॉमी, ठीक है। अगर ये लिखना है तो इसका दो तरीका है, ऐसा ऐसा चैलेंज लिख दूं, ठीक है। इस पे एग्जामिनर आपको क्या नंबर देगा? 1, ठीक है, क्योंकि सबके कॉपी में यही स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ठीक है। एंड इसी में लोग डेटा ऐड करेंगे। कहा जाता है ना, इकोनॉमिक्स बनाना है तो डेटा बना लो, ठीक है। मैक्सिमम लोग डेटा पढ़ा रहे हैं आपको, डेटा इज द न्यू ऑयल, बट आई बिलीव डेटा इज द न्यू ऑयल व्हेन यू यूज इट वाइजली, एंड डेटा इज द न्यू गोबर व्हेन यू इट यूज अनवाइजली, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा हूं, डेटा को यूज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। डेटा तो हर जगह है बट कैसे यूज किया जाए। तो लाइक एक तो ये तरीका है, तो इसको तो मैं बिल्कुल फॉलो ही नहीं करता दिस। इकोनॉमिक्स में ये स्ट्रक्चर दिखना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। क्या दिखेगा मैं बताता हूं। तो टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ गिग इकोनॉमी। तो पहले मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा, एक साइड लिखूंगा क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन
वैलिडेशन, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज क्या आ गया, क्राइटेरिया में आ गया फर्स्ट चैलेंज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ गिग वर्कर्स लैक, इतना स्पीड लिख देता हूं ये हैंग कर जाता, लैक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड इसका वैलिडेशन कैसे दूंगा, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट अराउंड 30% ऑफ गिग वर्कर वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बताइए कौन सा अच्छा, कौन सा अच्छा, ये वाला श्रेयांशी गुप्ता, आपको इसका पूरा नोट्स मिलेगा क्लास में, अभी बस समझिए, आप लोग लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स समझने का सब्जेक्ट है, लिखवाऊंगा तो मैं खुद ही क्लास में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, कि एग्जामिनर को क्राइटेरिया भी दिखे, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिखे एंड वैलिडेशन भी दिखे। इसी तरह मैं सेकेंड पॉइंट डालूंगा, हेल्थ एंड सेफ्टी नेट, फिर इसमें लिखूंगा डिजिटल फाइनेंस का लैकिंग, इंश्योरेंस का लैकिंग, एंड फिर यहां मैं इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट के इसको वैलिडेट करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह एक पूरा एक टेबल बन जाएगा आपका, कोई भी बॉडी ऑफ द आंसर होगा इसी टेबल से बनेगा। कभी भी चैलेंजेस आया इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन, वैलिडेशन, ठीक है। ये हुआ आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। हर पॉइंट के लिए एक वैलिडिटी आपको चाहिए कि ये चीज कहां लिखा हुआ है। हर एग्जांपल्स के लिए आपका एक केस स्टडी में दूंगा कि वो कहां पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है, तब जाके आपको एक आंसर मिलेगा। एंड तीसरा सबसे बड़ा चीज होता है इकोनॉमिक्स में कि हर जगह डेटा नहीं यूज करते हैं, कभी कभी हाइपोथेसिस या फॉर्मूला भी यूज करते हैं। लाइक एक मैं विशियस सर्किल बना रहा हूं, इसका बना देता हूं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का। अगर मैं देखूं इसको, लो सेविंग लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, leads to low productivity, leads to low income, leads to, अगर मैं ये डाला एग्जाम में मुझे नंबर मिलेगा, बट अगर मैं इसके अलावा एक चीज और डाला, वो है is equal to f income where f is greater than 0, ये फॉर्मूला बता सकती हैं आप क्या? अच्छा, क्लास में बताऊंगा। तो हर एक विशेष साइकिल के साथ आपको एक फॉर्मूला दूंगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्लास में समझाया जाएगा, तब जाके आपका ये विशेष साइकिल वैलिडेट होगा। इसी को कहा जाता है आपका हर पॉइंट को वैलिडेट करना। ये फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का क्या मीनिंग है, कैसे यूज आ जाए, एग्जाम में कैसे कॉपी में आप लिखो, ये क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया।
एंड अगला आया हाइपोथेसिस लिखना। लाइक 1963 में कजनेट ने इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस दिया था, जो कहता है इनइक्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है कजनेट का हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सबसे पहले इनइक्वालिटी बढ़ेंगी। जो कहा जाता है ना, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होगा, कभी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो गरीबी पहले बढ़ेगा, ठीक है। उसके एक पॉइंट बाद ये एक पीक पे जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, जो इनइक्वालिटी कम होगी। तो कोई भी अगर स्कीम्स हम लिखेंगे एंड उसके बगल में अगर ये ग्राफ बना के कजनेट हाइपोथेसिस डाल दिया, तो क्या मुझे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर? क्या यहाँ डेटा का कोई काम था? ये भी एक बात प्रूव करता है, इकोनॉमिक्स मींस नॉट अ डेटा। तो जो भी लोग इकोनॉमिक्स मतलब सिर्फ डेटा पढ़ के जा रहे हैं, वो गलत है। बिकॉज आप जो यहाँ पढ़िएगा वो इकोनॉमिक्स से अलग होगा। अभी तक जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो बस एक सपना था, अब जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो एक हकीकत होगा। तो जो पढ़े आप लोग एक मजाक था इकोनॉमिक्स, अब जो पढ़िएगा वो एक हकीकत है। ये है इकोनॉमिक्स आपके सामने, दिस हाइपोथेसिस, समझे? ये आप लोग एग्जाम में यूज करिएगा, वो बच्चों के तरह नहीं, लो प्रोडक्टिविटी, लो दिस, वो नहीं, ये आपको एग्जाम में यूज करना है, नंबर इससे आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ही क्लास आगे बढ़ेगा तो जो हम लोग स्कीम्स देखेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट करंट अफेयर्स, कहां से? न्यूज़पेपर से, कोई एडिशनल सोर्स नहीं, ठीक है। डायरेक्ट मैं आप लोग को न्यूज़पेपर का हेडलाइंस एंड उसके आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, तभी आप लोग इसको आंसर कर पाइएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या था, किस लिए था, सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। इन बिहार विलेजेस माइक्रो फाइनेंस हैज चेंज फ्रॉम अ प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू डिलेड डेट ट्रैप। माइक्रो फाइनेंस क्या है, डेडली डेट ट्रैप क्या है, डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आर्टिकल निकाल के एक एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कन्वेंशनल मेथड होती है ना, नोट्स को बस पढ़ लेंगे जो सिलेबस दिया हुआ है, वो नहीं, कोई भी नया चीज आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आप लोग को बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पहले ही बोला, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर मार्च पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्वेश्चन आ गया, उसको भी आप लोग आराम से बना लोगे। ये कोई भी एग्जाम का एक लिमिटेड बाउंड्री तक नहीं रहेगा, आप लोग हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आइए आगे। सेंटर टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अर्बन पॉवर्टी क्या है? डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट का टॉपिक है अर्बन पॉवर्टी, एंड सबसे मोस्ट न्यू टॉपिक अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी हो गया, स्लम्स हो गया, ये सब करंट अफेयर्स का टॉपिक है पॉवर्टी में, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है, वहां पे आ जाइए, ओके, ठीक है। बिहार सीएम एक्सपैंड सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम टू कवर। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहला कब आया था, किस लिए आया था, अभी क्या स्टेटस है, क्या रैंकिंग है, इधर ही से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है केस स्टडी आपका ग्रेजुएशन मॉडल का, डायरेक्ट यूएन के साइट से, द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एचसीआर। इसका कोई फुल फॉर्म बताएगा? सब लोग आज देख के आइएगा, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट मैंने ये रिपोर्ट निकाला। इसी तरह जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो आपको नीति आयोग का डायरेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे बोर्ड पे लगा के पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट वहां से कैसे निकाला जाए वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में आप लोग कैसे वो पॉइंट्स खुद निकाल पाओ एक रिपोर्ट को, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स का तैयारी कर रहे हो ना, ब्यूरोक्रेट बनना है तो आप लोग को रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए। ये बस मेंस के लिए नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ही, ठीक है। कब तक न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स पढ़िएगा, डायरेक्ट यूएन का रिपोर्ट्स पढ़िए, मैं वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि इस रिपोर्ट से आप मेंस में क्या यूज कर सको, कैसे ये डेटा को यूज कर सको। आखिर ग्रेजुएशन
अप्रोच कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये मॉडल कैसे काम किया एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने के लिए, ठीक है। ये पूरा रिपोर्ट है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव टारगेट करेंगे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये इजिप्ट में भी लगा था, उसका क्या हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। ये सब लोग हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग का क्लास प्लान क्या है। तो जो पहला प्लान मिला उसको फाड़ के फेंक दीजिए, इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो जब मैं बनाया था तो मुझे लगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इसलिए मैंने वहां एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया। बट यहाँ मैक्सिमम लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, एंड जो पढ़ा उन्होंने मजाक से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पहले बोला अभी तक जो पढ़ा था वो मजाक था, अब पढ़िएगा वो हकीकत होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी से, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज, टाइप ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन में, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर में आपके इतने टॉपिक्स हैं, आगे भी है, ये सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक, द मेजर चंक, एक चीज भी आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद आएंगे हम लोग इंडस्ट्रीज पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बजट, प्लानिंग डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डायनामिक्स। उसके बाद सबसे जो लास्ट मॉड्यूल होगा वो स्पेशली हम लोग बिहार के लिए करेंगे, सिर्फ बिहार उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के करंट अफेयर्स, बिहार के थ्योरीज, बिहार का इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या रहा है, बिहार का रिसोर्स एलोकेशन क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज मी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, मौसम कल से बिगड़ने वाला है। तो कल से आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, द अल्टीमेट अर्थशास्त्र गाइड। एनी प्रॉब्लम्स? किसी को ओरिएंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज बता दीजिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने। ओके, माइग्रेशन, ठीक है, चलिए। माइग्रेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग उठाएंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो बुक है, उसमें माइग्रेशन के ऊपर एक शायरी दिया हुआ है, आपका काम है वो पहले पढ़ के आइए। वो शायरी को हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक एक वर्ड का मीनिंग तोड़ेंगे, एंड वही हम लोग एग्जाम में जब भी माइग्रेशन का क्वेश्चन आएगा वो पहले चिपकाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन चैप्टर पे, चलिए। तो माइग्रेशन के पहले व्हाट इज माइग्रेशन, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। माइग्रेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एज पिरामिड्स देखेंगे। पिरामिड्स पता है सबको, एज पिरामिड्स, कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ देखेंगे, रूरल माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद माइग्रेशन का क्या स्कोप था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या स्कोप था, बिहार में क्या है 1991 के बाद, 1991 से पहले, 2011 के बाद, 2011 से पहले, एंड इंडिया में अगर देखेंगे तो 2008 से पहले, 2008 के बाद, ये हो गया। उसके बाद लेबर का माइग्रेशन का स्पेशल टॉपिक देखेंगे, जो अभी सबसे रिसेंट मुद्दा चल रहा है ना पलायन का, लेबर्स का, उनके माइग्रेशन के ऊपर एडिशनल टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसको एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स देखेंगे, केस स्टडी देखेंगे कि बाहर की गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया था, ठीक है। ये रखेंगे हम लोग अप्रोच। बाकी जो करंट अफेयर्स में टॉपिक आ रहे हैं माइग्रेशन के, वो हम लोग, एंड हाँ, इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे, लेबर वेज मिसमैच, जिसके कारण हमेशा माइग्रेशन होता है, ठीक है। ये रहा इनिशियल टॉपिक्स, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? इतना अच्छा सही में पढ़ा दिया है क्या? बिल्कुल पढ़िए।
इकोनॉमिक्स में मैं यही करूंगा, इकोनॉमिक सर्वे वो मैं पढ़ूंगा, आपको प्यूरिफाई करके दूंगा। बजट होगी वो मैं पढ़ूंगा, आपको दूंगा। रिपोर्ट्स जो होंगी वो भी सारी मैं ही पढ़ूंगा, आपके जो काम की है वो आपको ला के दूंगा। एंड पेपर में आप तो किसी एक पेपर से पढ़ोगे, मैं 3-3 4-4 पेपर देखूंगा डेली, एंड उसमें से जो न्यूज आएंगी आपकी काम की वो मैं यहाँ लगा के आपको दिखाऊंगा, तो आपका तो डबल रिवीजन होगा। और कोई प्रॉब्लम? पक्का? लेबर लॉस का तो अलग क्लास ही होगा ना, जब हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, जो पॉवर्टी का जो मॉड्यूल है उसी में हम लोग करेंगे। ये तो माइग्रेशन लेबर मिसमैच ये होता है कि अगर मैं लेबर हूँ, मुझे यहाँ पे वेज इतना मिल रहा है, बाहर में वेज इतना जा रहा है, तो मैं उस तरफ जाऊंगा ना, वो मेरा पुल फैक्टर है, यहाँ से मेरा पुश फैक्टर है। ये है लेबर वेज मिसमैच। एंड जो आपने लेबर वेज का बात किया है वो आपका हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बताता हूँ, वो सब है मेंस का टॉपिक। अगर आपको पता है कि सर्वे कैसे काम करता है एंड सर्वे क्या है, तो आप उसको आराम से बना सकते हो। लाइक इसी बार के में आप में था डेमोग्राफी का क्वेश्चन, तो आपको अगर डेमोग्राफी के स्टेज पता होता तो आप हमेशा बता सकते थे कि यहाँ 2041 तक आएगा ही नहीं बिहार। तो ये सब मैं बताऊंगा, जो पॉपुलेशन होगा ना, ये पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता क्या है, कैसे डिराइव होता है, तो आराम से आप बना दोगे। पहले उसके पहले कि आपको सर्वे को समझना पड़ेगा कि सर्वे होता क्या है, कौन करता है, कैसे होता है, अगर 100 लोग का पॉपुलेशन है तो कितना लोग से डेटा लिया जाता है, किस क्राइटेरिया पे डेटा लिया जाता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स एल्स? पक्का? मैं जाऊं? ठीक है। तो कल से 2 बजे एग्जैक्ट, 2 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।